नमस्कार। लेट्स स्टार्ट प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मॉडर्न हिस्ट्री की इस लेक्चर सीरीज में पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि किस प्रकार से ब्रिटिश कंपनी ने जो अपनी एक प्रतिद्वंदी कंपनी थी, फ्रेंच कंपनी, उसको भारत पर स्टेब्लिश होने से रोका, एक तरह से उसको विस्थापित ही कर दिया और पूरी तरह से अब वो स्टेब्लिश हो चुकी है। फिर हमने ये भी देखा था कि भारतीय राज्यों के संदर्भ में ब्रिटिश कंपनी की क्या पॉलिसी रहने वाली है। तो उन्होंने क्या किया कि भारत के जो से समृद्ध प्रांत थे वहां पर भी एक तरह से अधिकार करने का प्रयास किया। तो जो सबसे पहला प्रयास किया गया था वो बंगाल में किया गया था और हमने ये भी देख लिया था कि बंगाल में क्यों किया गया था, उसके कुछ रीजंस थे। एक तो वो एक समृद्ध प्रांत था, दूसरा उनको वहां पर चुंगी मुक्त व्यापार करने का एक अधिकार पत्र, जिसको हम दस्तक कहते हैं, वो प्राप्त हो रखा था। तो जब इस प्रकार की सिचुएशन बनेगी तो होगा क्या, बंगाल चूंकि अपने आप को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित कर चुका था, वहां पर नवाब उस समय, जब मैं बात करूंगा प्लासी और बक्सर के युद्ध के समय की, तो प्लासी के युद्ध को हम पहले लेंगे। तो प्लासी के युद्ध के समय वहां पर नवाब सिराजुद्दौला था। तो जब ये प्लासी का युद्ध हो रहा है, एक प्रकार का संघर्ष, तो कुछ न कुछ ब्रिटिश कंपनी और नवाब के बीच मतभेद रहे होंगे। उन मतभेदों की परिणति एक युद्ध के रूप में आपको नजर आएगी। तो सबसे पहले आज हम क्या सीखेंगे, ये जो दोनों ही आपके युद्ध मैंने लिखे हैं, ये दोनों युद्ध बहुत ही निर्णायक युद्धों में से एक है। तो इन युद्ध की पृष्ठभूमि की हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से पृष्ठभूमि तैयार हुई और फिर हम देखेंगे कि इनका क्या परिणाम हुआ। और याद रखिएगा, मैं एक चीज यहां पर और स्पष्ट कर देता हूं, ब्रिटिश कंपनी यहां जानबूझ के ऐसे हालात उत्पन्न करेगी कि नवाब स्वयं उसके साथ युद्ध में उलझे। क्योंकि ब्रिटिश कंपनी, देखो, कोई भी कंपनी जब वहां पर काम कर रही है, कोई भी कंपनी काम कर रही है, कोई भी युद्ध की स्थिति हो, तो जैसे ब्रिटिश कंपनी का हम एग्जांपल लेते हैं, तो ब्रिटिश कंपनी ने पूरा एक तरह से रिसर्च कर लिया था कि हाँ, यहाँ के नवाब की स्थिति उतनी मजबूत है नहीं और अगर हम संघर्ष की स्थिति में जाते हैं तो हम जीत सकते हैं। लेकिन अगर चला करके सामने से आप युद्ध करोगे तो आपको सिंपैथी नहीं मिलेगी। सिंपैथी इन द सेंस, आपकी जो स्टेप है आपने जो लिया है उसको वैलिडिटी प्राप्त नहीं होगी, ठीक है ना। लेकिन आप कुछ ऐसी हरकतें करते रहिए, उस नवाब को इतना परेशान कीजिए कि वो चला कर युद्ध करने की स्थिति में आ जाए, फिर कोई दिक्कत नहीं, वो चला करके आया तो आप उसको आराम से हरा दीजिए और बंगाल के संसाधनों पर अपना कब्जा कर लीजिए। तो ब्रिटिश कंपनी इस प्रकार के हालात उत्पन्न करेगी। अब क्या क्या करेगी उसको आप देखिए एक बार। मैंने यहां पर लिखा है, प्लासी के युद्ध से पहले बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा ब्रिटिश कंपनी के बीच मतभेद के कारण मतभेद होंगे और उन मतभेदों की परिणति युद्ध के रूप में। तो क्या क्या कारण है उसको आप देखिए। मैंने लिखा है, ब्रिटिश कंपनी के द्वारा मुगल बादशाह से प्राप्त दस्तक का दुरुपयोग किया जा रहा था। सबसे बड़ा रीजन तो ये था, जो नवाब था उस नवाब को ये तो पता था कि ये कंपनी जो चुंगी मुक्त व्यापार कर रही है वो एक सेंट्रल पावर है, मुगल सत्ता, उससे अधिकार प्राप्त पत्र लेकर के आई है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं थी। तो वो अधिकार पत्र केवल कंपनी को था। कंपनी के नाम से कोई भी व्यापार हो रहा है तो उसमें छूट थी, लेकिन कंपनी ने क्या किया, उसका दुरुपयोग किया। दुरुपयोग कैसे किया, दो लेवल पर किया। कंपनी ने क्या किया कि कंपनी के व्यापार के साथ साथ अपने निजी व्यापार को भी प्रोत्साहित शुरू कर दिया और वो अपना जो निजी व्यापार कर रहे थे, अपने निजी काम की वस्तुओं को जब यूरोप भेज रहे थे तो उसको भी क्या कर रहे थे, दस्तक दिखा करके बिना चुंगी के रवाना कर रहे थे। तो नवाब को लगा कर यार ये तो हमें नुकसान हो रहा है, ठीक है ना, हमारे रेवेन्यू का लॉस हो रहा है। तो वो बात उसको अच्छी नहीं लगी नवाब को और उस वजह से वो नाराज भी हुआ। एक दुरुपयोग तो ये हो गया। दूसरा दुरुपयोग क्या हुआ कि कंपनी ने क्या किया कि कुछ जो भारतीय व्यापारी थे, क्योंकि व्यापार तो भारतीय लोग भी करते थे, तो जो भारतीय व्यापारी थे उन पर टैक्स लगता था, तो उन्होंने क्या किया, उस दस्तक को उन भारतीय व्यापारियों को बेच दिया। तो ये अधिकार आपको नहीं दिया था। अगर आपको चुंगी मुक्त व्यापार का अधिकार प्राप्त करना है तो आपको सिग्नेचर कहां से करा के लाने होंगे, आपको सिग्नेचर करा के लाने होंगे मुगल सत्ता थे और वो केवल ब्रिटिश कंपनी को प्राप्त था, तो भारतीय व्यापारियों को प्राप्त नहीं था। अब भारतीय व्यापारी उस दस्तक को खरीद रहे हैं और अपना चुंगी मुक्त व्यापार कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, इससे कंपनी या सॉरी जो नवाब है, यानी जो बंगाल का क्षेत्र है जहां नवाब शासन कर रहा है, उसको रेवेन्यू में लॉस हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन रहेगा कि जो दस्तक है उसका दुरुपयोग। समझ में आ गई, तो मतभेद होगा ही होगा। दूसरा रीजन क्या है कि ब्रिटिश अधिकारी था उस समय रॉबर्ट क्लाइव, उसने क्या किया, नवाब के कुछ अधिकारियों को अपने साथ मिलाकर नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र आरंभ कर दिया। नवाब के जो विश्वस्त लोग थे, उसके जो अधिकारी थे, उनको जो कुछ भी लालच वगैरह देना वो दिया और अपने साथ मिलाया और एक षड्यंत्र रचना आरंभ कर दिया नवाब के विरुद्ध। तो जैसे ही नवाब को पता चला तो बड़ा नाराज हुआ, बड़ा क्रुद्ध हुआ उनसे, ठीक है। तो ये दो रीजन, बहुत सिंपल से रीजन है। एक दो रीजन और उनको भी देखते हैं। ब्रिटिश कंपनी ने नवाब की अनुमति के बिना फोर्ट विलियम, एक स्थान है, एक, ठीक है ना, की किलेबंदी आरंभ कर दी, जिससे नवाब अत्यधिक नाराज हुआ और उसने फोर्ट विलियम पर आक्रमण कर कंपनी के अधिकारियों को दंडित किया।
अभी कंपनी युद्ध में अब कंपनी क्या कर रही है, आप खुद समझिए, कंपनी बस उसको प्रोवोक कर रही है, उसको एक तरह से क्या करिए, उत्प्रेरित कर रही है, उत्प्रेरक के रूप में काम करिए कि आप हमसे आके उलझो, आप हमसे आके लड़ाई करो। तो उन्होंने एक स्थान, एक फोर्ट विलियम, उसकी किलेबंदी करनी आरंभ कर दी। तो नवाब उससे नाराज होगा और वो खुद जाकर के उन अधिकारियों को दंडित करेगा। लास्ट पॉइंट क्या है, रॉबर्ट क्लाइव जो ब्रिटिश कंपनी का एक तरह से गवर्नर था, उसने बंगाल में फ्रांसीसी क्षेत्र चंद्रनगर, बंगाल में भी एक क्षेत्र था चंद्रनगर जो फ्रांस के अधीन था। अब आप ये मत सोचिएगा कि भारत में केवल ब्रिटिश ही ब्रिटिश है, देखो कुछ एरिया में फ्रांसीसी कंपनी रहेगी, ठीक है ना, कुछ एरिया में आपको डच भी मिलेंगे, कुछ एरिया में पुर्तगीज भी मिलेंगे, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो भारत में ब्रिटिश कंपनी आपको नजर आएगी। लेकिन बंगाल में एक क्षेत्र था चंद्रनगर, वो फ्रांस के अंतर्गत आता था, या फ्रांसीसी कंपनी उसको देख रेख करती थी, उस पर एक तरह से अधिकार था। तो ब्रिटिश कंपनी ने क्या किया, उस पर अधिकार करने का प्रयास किया। और वो जो चंद्रनगर क्षेत्र था जहां फ्रांस की कंपनी थी, तो जो नवाब था कौन, सिराजुद्दौला, उसने फ्रेंच कंपनी को कह रखा था कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। तो जब कंपनी वहां अधिकार कर रही है तो ये तो एक तरह से नवाब को खुली चुनौती हो गई, उसकी जो संप्रभुता है, उसकी जो सॉवरेनिटी है, उसको चुनौती हो गई। तो उसको चुनौती मिली तो वो नाराज होगा और फिर इन सभी कारणों से प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार होगी। तो यही मैंने लिखा है, बंगाल में फ्रांसीसी क्षेत्र चंद्रनगर पर कब्जा कर लिया। यह कदम सीधे सीधे संप्रभुता को चुनौती थी, किसकी, नवाब की संप्रभुता को। तो उपयुक्त सभी कारणों ने प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार की और 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें नवाब की हार हुई। ये तो हम पहले से ही जानते थे, ब्रिटिश कंपनी को सब पता था, बस वो केवल नवाब को कह रही थी कि आप आके युद्ध लड़ो, और हार हो गई। और इस युद्ध के पश्चात ब्रिटिश द्वारा बंगाल की लूट, ये क्या है, बंगाल की लूट एक वर्ड है, ठीक है ना, मैं बताऊंगा इसका क्या मीनिंग है। कहने का मतलब हो गया कि बंगाल के संसाधनों पर ब्रिटिश कंपनी का अधिकार हो गया। और बंगाल की लूट का मतलब क्या हो गया, आप एक चीज ध्यान से सुनिए, बार बार चीज आपके काम आएगी। मैंने आपको बताया कि ब्रिटिश या यूरोप से, यूरोप की किसी वस्तु की मांग भारत में नहीं थी, लेकिन भारत की वस्तुओं की मांग यूरोप में थी। तो उन वस्तुओं को जब वो बेचते थे तो बदले में उनको क्या देना पड़ता था, बुलियंस, कीमती धातु देनी पड़ती थी। तो अब मान लीजिए बंगाल के संसाधनों पर ब्रिटिश कंपनी का अधिकार हो गया, तो वो क्या करेगी, भारत संसाधन मतलब उसको रेवेन्यू प्राप्त होगा, तो वो भारत के पैसों से ही क्या करेगी, भारतीय वस्तुओं को खरीदना स्टार्ट कर देगी। यानी पैसे भी भारत की, रकम भी भारत की, वस्तुएं भी भारत की। तो ये तो एक तरह से लूट हो गई ना खुली, आप अपनी तरफ से तो कुछ नहीं दे रहे हो और हमारी वस्तुओं को लेकर के जा रहे हो। तो इस सेंस में आपको बंगाल की लूट को समझना है। अगर वन वर्ड में समझा जाए तो पैसे भी भारत के, वस्तुएं भी भारत की, और फायदा कौन ले रहा है, कंपनी ले रही है। तो यह है बंगाल की लूट का एक सामान्य सा अर्थ। तो बंगाल की लूट आरंभ हो गई। अब ब्रिटिश ने इस लूट से प्राप्त धन का व्यापार में निवेश करना आरंभ कर दिया, जिसके कारण यूरोप से कीमती धातु का आयात कम हो गया। अब देखो इसका क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो कीमती धातु आप यूरोप से ला रहे थे, तो उस समय जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि वो दौर ऐसा था जब यूरोप के हर राष्ट्र कीमती धातु के संग्रहण पर जोर दे रहे थे। तो वहां के जो शासक थे वो कंपनियों को साफ साफ कह रहे थे कि हम आपको कीमती धातु प्रदान नहीं करेंगे। तो अब जब कीमती धातु प्रदान आप नहीं करोगे तो फिर इनका व्यापार कैसे सर्वाइव करेगा। तो उस वजह से ही भारतीय संसाधनों पर कब्जा करने के लिए कंपनी प्रयासरत रहेगी, और उसी की परिणति आपको प्लासी के युद्ध के रूप में दिखाई दे रही है। तो प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि आपको पता चल गई। प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस थे जिनकी हमने चर्चा कर ली। इस युद्ध में ब्रिटिश कंपनी की एक तरह से जीत हो गई, और जीत होते ही बंगाल के संसाधनों पर उसका एकाधिकार या कब्जा हो गया। लेकिन अभी आप देखिएगा, आप कहोगे जब प्लासी के युद्ध में जीत हो गई फिर बक्सर के युद्ध की आवश्यकता क्यों पड़ी, उसको भी हम देखते हैं। पहले एक मैंने डायग्राम बनाया, एक आपका मैप है, उसको आप देखिए। ये देखो, इसको थोड़ा आप देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें विभिन्न क्षेत्र है जहां पर कौन कौन से शासक थे। आपको मैंने बताया था, ये पूरा कर्नाटक है, ये मैसूर है, ये निजाम है, ये आपका अवध है, ये बिहार का क्षेत्र है, ये पूरा बंगाल का क्षेत्र है। ये वो उस समय का भारत है, अभी वाला मत देखिएगा। तो देखिए आपको प्लासी यहाँ नजर आ रहा है, देखो ये रहा प्लासी। तो यहाँ पर युद्ध होता है, बंगाल में था। ये बक्सर है, थोड़ा सा छुप गया यहाँ पर, ये बक्सर है पूरा, ठीक है ना, बिहार में। तो यहाँ पर अगला युद्ध यहाँ पर होगा। तो ये पूरा का पूरा एरिया क्या था, संपन्न था। और ये देखिए आप यहाँ चंद्रनगर लिखा हुआ है, ये चंद्रनगर, और नीचे लिखा हुआ है फ्रेंच, तो फ्रांस के अंतर्गत आता था। तो थोड़ा बहुत मैप देखने से भी हमें चीजें आसानी से समझ में आती है। और मैंने पहले ही बताया, हमारी लेक्चर सीरीज पूरी की पूरी साइंटिफिक मैनर में होगी। आपको कभी ये नहीं लगेगा कि हिस्ट्री आपको बोरियत कर रही है, हर चीज लिंक्ड होगी। और नोट्स तो सब इस पर लिखे जा रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूं उसको आपको सिर्फ सिस्टमेटिक तरीके से सुनना है, इंटरनलाइज करना है और समझना है। बाकी नोट्स आप बना करके आराम से इनको याद कर सकते हो। और सिर्फ ट्रेंड्स को पकड़ना, प्रवृत्तियों को पकड़ना, हिस्ट्री में जो भी आप आंसर राइटिंग करोगे वो ट्रेंड्स के आधार पर ही कर पाओगे, चीजें अपने आप आपको याद हो जाएगी। क्लियर? तो ये था। अब हम देखते हैं बक्सर के युद्ध। अब देखो होगा क्या, वापिस वही, जिस प्रकार से हमने प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि देखी थी उसी प्रकार से हमें बक्सर के युद्ध की पृष्ठभूमि देखनी पड़ेगी।
तो देखिए, जब प्लासी के युद्ध के पश्चात ब्रिटिश कंपनी एक तरह से जीत गई, लेकिन उसको अभी भी ऐसा लग रहा था कि अभी भी हमें मतलब उतनी मजबूती से हम स्टेब्लिश नहीं हो पाए। तो क्यों ना ऐसा माहौल या इस प्रकार की सिचुएशन क्रिएट कर दी जाए कि हम एक और निर्णायक युद्ध लड़ें और उसके पश्चात पूरी तरह से बंगाल से जो एक तरह से आप समझ सकते हो देसी शासक जिसको आप नवाब कह रहे हो, उसको वहां से पूरी तरह से हटा दें। तो होगा क्या, आप देखिए, यहां मैंने लिखा है बक्सर के युद्ध की पृष्ठभूमि तथा ब्रिटिश कंपनी एवं नए नवाब मीर कासिम के बीच मतभेद के कारण। अब देखिए, जैसे ही सिराजुद्दौला हार गया तो वो तो वहां से हट गया। अब एक कंपनी क्या करेगी, अब कंपनी देखो, कंपनी बहुत चालाकी से काम कर रही है। कंपनी जैसे जीती तो उसने सीधे सीधे बंगाल पर अधिकार नहीं किया। क्यों? क्योंकि कंपनी के पास तो लिमिटेड रिसोर्स थे भाई, ब्रिटेन से तो सब कुछ उसके पास आया नहीं था, ना ही उसके पास कोई बहुत बड़ी सेना थी। तो अगर वो सीधा सीधा अधिकार कर लेती तो वहां की सॉरी वहां की लोकल जनता के द्वारा क्या हो जाता, विरोध हो जाता। और अगर लोकल जनता के द्वारा विरोध हो रहा है तो फिर उससे कंपनी का व्यापार प्रभावित होता। तो कंपनी ने क्या किया कि अपने ही एक विश्वस्त आदमी को, ठीक है ना, मीर कासिम नाम से, उसको क्या कह दिया, आपको नवाब बना दिया। तो एक शब्द आता है किंग और किंग मेकर। किंग के ऊपर देखो जिम्मेदारी होती है, दबाव में रहता है। किंग मेकर हमेशा क्या होता है, उसने जिसको बना दिया फायदा सारा किंग मेकर ले रहा है। तो अब यहां आपको पता चल गया मीर कासिम को किसने बनाया नवाब, कंपनी ने बनाया है। लेकिन अब जब मीर कासिम बैठ गया है सत्ता पर तो उसके पश्चात कुछ मतभेद आरंभ हो जाएंगे और मतभेदों के कारण ही क्या होगा, बक्सर युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो जाएगी। तो पहला मतभेद क्या है कि मीर कासिम एक स्वतंत्र शासक बनना चाहता था, बनाया तो कंपनी ने, लेकिन अब उसकी क्या महत्वाकांक्षा हो गई कि नहीं, मैं तो इंडिपेंडेंटली वर्क करूंगा। तो यहां पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया कि बड़ा कौन, वो जो राजा बना हुआ है या वो जिसने राजा बनाया है। तो यही लिखा है, इसलिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित हुआ कि कौन बड़ा है, राजा अथवा राजा का निर्माता, यानी मीर कासिम मजबूत ज्यादा है या बड़ा है या कंपनी। तो निश्चित रूप से जब दोनों में इस प्रकार का प्रश्न उपस्थित होगा तो संघर्ष की स्थिति तो बनेगी ही बनेगी। क्लियर है? फिर आगे देखिए, फिर मीर कासिम ने खुद ने क्या किया, ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा दस्तक के दुरुपयोग का विरोध किया, किंतु इस मुद्दे पर ब्रिटिश कंपनी से कोई सहमति नहीं बनी। तो जिस प्रकार से सिराजुद्दौला नाराज हुआ था दस्तक के दुरुपयोग से, उस प्रकार मीर कासिम भी अब नाराज हो गया, लेकिन आपस में कोई सहमति नहीं बन पाई। तो आप देखिए अब धीरे धीरे कंपनी और मीर कासिम जो कि कंपनी के द्वारा ही बनाया गया था, लेकिन उनमें मतभेद आरंभ हो गए हैं। तीसरा पॉइंट लिखा है, फिर आगे मीर कासिम क्या करेगा, वो कहेगा भाई अकेले के तो बस की बात रहेगी नहीं उसके, तो वो क्या करेगा, उसी के पास, अभी मैंने आपको मैप में दिखाया था एक क्षेत्र है, देखिए आप, ये वाला अवध। अवध में एक नवाब था सुजाउद्दौला, और दिल्ली जो आपका मेन सेंट्रल एरिया है पूरा, ठीक है ना, ये वाला दिल्ली वाला पूरा सेंट्रल एरिया, वहां पर तो आपको मुगल शासक है। तो मीर कासिम क्या करेगा, अवध के नवाब सुजाउद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, इन दोनों के साथ मिलकर के एक प्रकार से त्रिगुट बनाएगा। किसके विरुद्ध, कंपनी के विरुद्ध। तो यही लिखा है। फिर आगे मीर कासिम ने अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर ब्रिटिश कंपनी के साथ मुकाबला करने का सोचा, और इस प्रकार बक्सर के युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। देखिए बक्सर की युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो गई और कंपनी तो तैयार है पूरी तरह से। कंपनी तो कह रही है आप आइए, हम आपको आराम से हरा देंगे, और फिर जब हराएंगे तब हमें एक तरह से वैलिडिटी मिल जाएगी, इन संसाधनों पर हमारा कब्जा है। तो अब देखते हैं आगे। तो 22 अक्टूबर 1764 को मीर कासिम, सुजाउद्दौला तथा शाह आलम द्वितीय के संयुक्त मोर्चे के साथ ब्रिटिश कंपनी का बक्सर में युद्ध हुआ, जिसमें ब्रिटिश कंपनी की विजय हुई, होनी थी, ठीक है, 1764। फिर इस युद्ध के पश्चात क्या हुआ, हमेशा देखिए आप जब कभी भी देखोगे युद्ध के पश्चात कोई न कोई कॉम्प्रोमाइज होता है तो वो संधि के रूप में होता है। ऐसी कई सारी संधियां आपको हिस्ट्री में मिलेगी, उनको हमें सिस्टमेटिक तरीके से याद रखना है। तो फिर क्या होगा, रॉबर्ट क्लाइव जो ब्रिटिश कंपनी का गवर्नर था और ये जितने भी लोग थे, इनके बीच में क्या होगी, एक संधि होगी। उस संधि को हम कहते हैं इलाहाबाद की संधि, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1765 में इलाहाबाद की संधि होगी, जिसका प्रारूप ब्रिटिश गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव ने तैयार किया। अब ये जो संधि होगी वो दो अलग अलग लेवल पर होगी, एक तो होगी अवध के नवाब के साथ अलग से और एक मुगल बादशाह के साथ अलग से। तो उसके प्रोविजंस हम थोड़े बहुत देख लेते हैं। तो मैंने लिखा है, जिसके तहत अवध के नवाब सुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ अलग अलग संधि की गई। तो जो अवध के साथ संधि की गई थी उसके क्या प्रावधान थे, पहला प्रावधान तो ये हो गया कि चूंकि आप युद्ध में आए हो बंगाल में हस्तक्षेप करने के लिए, तो आपको युद्ध हर जाने के रूप में कुछ रकम देनी पड़ेगी। तो देखो अवध को युद्ध हर जाने के रूप में एक बड़ी रकम ब्रिटिश कंपनी को देनी पड़ी, तो ब्रिटिश कंपनी को क्या मिलने लगे, पैसे मिलने लगे। और दूसरा, अवध ने कह दिया कि मैं कुछ क्षेत्र है, कौन कौन से, एक क्षेत्र है कारा और इलाहाबाद, ये भी आपके अवध वाले एरिया में आपको दिख जाएंगे मैप में। तो अवध ने ब्रिटिश कंपनी को कारा तथा इलाहाबाद के क्षेत्र भी दे दिए।
तो जो अवध के साथ संधि हुई, यानी सुजाउद्दौला के साथ जो संधि हुई, उससे कंपनी को एक तो बड़ी अच्छी खासी रकम मिल गई और कुछ क्षेत्रों पर भी अधिकार मिल गया, कारा और इलाहाबाद। अब दूसरी संधि किसके साथ होगी? मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ संधि के प्रावधान। तो शाह आलम द्वितीय के साथ जब संधि के प्रावधान होंगे तो जो क्षेत्र उसने प्राप्त किए थे कारा और इलाहाबाद, उन्होंने कह दिया कि मुगल बादशाह को कि अब ये आपको सुपुर्द करते हैं। अब देखिए यह थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, वैसे तो पूरे भारत पर शासन किसका है? मुगल बादशाह का भी है, लेकिन वो अब कहने भर का रह गया है। छोटे छोटे क्षेत्रों पर भी मुगल बादशाह हस्तक्षेप नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, कंपनी ने कारा इलाहाबाद जो उनको ऐसे ही प्राप्त हो गए थे अवध से, उन क्षेत्रों को, क्योंकि उस क्षेत्र में कंपनी जाना नहीं चाहती थी, कंपनी अपने आप को बंगाल के आसपास ही स्टेब्लिश करना चाह रही थी, ठीक है ना, वो अपने एरिया को अभी बढ़ाना नहीं चाह रही थी, तो कारा इलाहाबाद के उन्होंने क्या कर दिए, उनको दे दिए। तो यही लिखा है, बदले में ब्रिटिश कंपनी ने मुगल बादशाह को कारा और इलाहाबाद के क्षेत्र प्रदान कर दिए। अब यहां पर थोड़ा अपन एक लाइन चूक गए, पहले ब्रिटिश कंपनी को क्या मिला वो डिस्कस करना है। तो जब शाह आलम द्वितीय के साथ संधि होगी तो ब्रिटिश कंपनी को बंगाल की दीवानी शक्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। बंगाल की दीवानी शक्ति, दो प्रकार की शक्ति होती है, एक दीवानी शक्ति और एक होती है प्रशासनिक शक्ति। ये क्या है अभी थोड़ी देर बाद आ जाएगा। तो आपको पता है भारत में अगर आपको कोई भी चीज प्राप्त करनी है, कोई भी अधिकार, तो आपको परमिशन किससे लेनी पड़ेगी? मुगल बादशाह से लेनी पड़ेगी। अगर आपने दस्तक भी प्राप्त किया तो किसके साइन से प्राप्त किया? मुगल बादशाह के साइन से। उसी प्रकार से बंगाल जो एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्टेब्लिश हो गया, लेकिन वहां पर कोई भी दीवानी शक्ति, यानी दीवानी शक्ति को आप ऐसे समझ सकते हो, टैक्स वगैरह लगाने का जो अधिकार होता है, टैक्स लगाना, टैक्स वसूलना, इसको हम कहते हैं सिविल पावर, ठीक है ना, दीवानी शक्ति। वो अधिकार अब कंपनी के पास आ गया। पहले वो नवाब के पास था, लेकिन अब ऑथोरिटी के साथ अब कंपनी के पास आ गया। देखो कितनी शानदार कंपनी ने काम किया, पूरे सिस्टमेटिक तरीके से वो अधिकार प्राप्त किया। अगर छीन करके या लड़ाई झगड़े कर करके लेती तो लोकल लेवल पर विरोध हो जाता, लोगों की जो सिंपैथी थी वो बंगाल के नवाब के साथ चली जाती, लेकिन अब नहीं। अब बंगाल का नवाब स्वयं हार गया और जो मुगल बादशाह है उसके साइन से, ठीक है ना, उसकी परमिशन से, उसकी ऑथोरिटी के साथ बंगाल की दीवानी शक्ति किसको मिल गई? कंपनी को मिल गई। और बदले में कंपनी ने कहा भाई चलो आपने हमें शक्ति दी तो हम आपको ये कारा और इलाहाबाद के क्षेत्र दे देते हैं और साथ साथ आपके प्रशासनिक और व्यक्तिगत खर्चे के लिए भी, क्योंकि मुगल बादशाह बड़े शौक मौज आराम से रहने वाले लोग हो चुके थे, तो उनके जो भी छोटे मोटे खर्च थे उनके खर्च की कुछ रकम भी क्या कर दी? ब्रिटिश कंपनी ने उनको दे दी। क्यों? क्योंकि रकम तो उसको कहां से मिली थी? देखो अवध से जो मिला वो सारा का सारा क्या कर दिया? मुगल बादशाह को देने में काम में ले लिया। तो मुगल बादशाह को लगा ठीक है हमें तो मिल रहा है, तो चलो आप बंगाल की दीवानी शक्ति ले लो, क्योंकि वैसे भी बंगाल की दीवानी शक्ति मुगल बादशाह के पास प्रैक्टिकली तो थी नहीं, ठीक है ना, थ्योरेटिकली थी केवल, सैद्धांतिक रूप में। प्रैक्टिकली तो वहां का जो नवाब था, जो स्वतंत्र रूप से बना हुआ था, वही सब उसका एंटरटेन कर रहा था। तो देखिए इस प्रकार के प्रोविजंस थे। आगे मैंने लिखा है, इस संधि के पश्चात बंगाल की दीवानी शक्ति ब्रिटिश कंपनी के हाथों में चली गई, किंतु कंपनी ने बंगाल में प्रशासन को प्रत्यक्ष रूप से अपने हाथों में नहीं लिया, अपितु उसने बंगाल में एक दूसरी शासन व्यवस्था जिसे द्वैत शासन पत्ति, बहुत इंपॉर्टेंट है, द्वैत शासन पत्ति के नाम से जाना जाता है, वो स्थापित कर दी। अब देखिए क्या हो रहा है, समझिए आप आराम से। बक्सर का युद्ध हो गया, बंगाल की दीवानी शक्ति किसको मिल गई? ब्रिटिश को मिल गई। तो अब एक तरह से देखा जाए तो बंगाल पर पूरा अधिकार ब्रिटिश का हो गया है, लेकिन ब्रिटिश कंपनी क्या कर रही है? वहां पर एक विचित्र सी व्यवस्था कायम करेगी। दो चीजें हैं, एक है आपकी दीवानी शक्ति यानी पैसों संबंधी सारा काम, और दूसरी है प्रशासनिक शक्ति, जिम्मेदारी वाला सारा काम। तो अगर कंपनी सारा का सारा काम अपने ऊपर ले लेती तो अभी इस दौर में कंपनी केवल व्यापार करना चाह रही है, तो उसका व्यापार प्रभावित होता, क्योंकि जब जिम्मेदारी बढ़ेगी तो व्यापार पर आप नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो कंपनी ने क्या किया, एक अलग ही व्यवस्था की कि पैसों वाला सारा काम तो अपने पास रख लिया और जो जिम्मेदारी वाला काम था वो वहां किसी को नवाब बना करके उसी के कंधों पर डाल दिया। तो अब जब कभी भी कोई दिक्कत होगी तो जनता जब प्रश्न करेगी तो वो किससे करेगी? इस नवाब से करेगी। क्यों? क्योंकि मुखिया के रूप में तो कौन बैठा है? नवाब बैठा है। जबकि सारा पैसों संबंधी काम या संसाधन संबंधी जो भी शक्तियां हैं वो सब किसके पास आ गई? कंपनी के पास आ गई। तो इसे हम कहते हैं द्वैध शासन। आगे मैंने बताया डिटेल में, आप देखिएगा इसको बहुत ध्यान से। अब देखिए ये रहा, इस डायग्राम को आप समझिए। बंगाल में द्वैध शासन, द्वैध शासन के अंतर्गत में देखिए दो प्रकार की शक्ति है। कौन कौन सी? दीवानी शक्ति यानी सिविल पावर्स होते हैं, और प्रशासनिक शक्ति। प्रशासनिक शक्ति आप समझ सकते हो, सारा कामकाज वगैरह देखना, ठीक है ना, पूरा लोगों के आम जनजीवन को कैसे सिस्टमेटिक किया जाए और भी कोई भी सुविधा है जो लोगों को चाहिए वो कैसे प्रोवाइड कराई जाए। लेकिन आप ध्यान रखिए, प्रशासनिक शक्ति का उपयोग आप तभी कर पाओगे जब आपके पास इकोनॉमिक पावर हो। आज मान लीजिए आप कोई भी घोषणा कर देते हो कोई भी चीज लागू करने की, लेकिन अगर आपके पास पैसे ही नहीं है या आपके पास पैसे आने का जरिया नहीं है तो वो घोषणा अगर आप लागू करोगे तो वो इंप्लीमेंट तो हो ही नहीं पाएगी। तो समझ गए, ये इंप्लीमेंट करने वाली शक्तियां हैं और ये शक्ति है
पैसों को वसूलने वाली। तो इसमें मैंने लिखा भी है, देखो दीवानी शक्ति के अंतर्गत क्या क्या आता है, राजस्व वसूलने का अधिकार यानी रेवेन्यू कलेक्शन, चुंगी यानी टैक्स लगाने के अधिकार, और दीवानी न्याय, दीवानी न्याय का मतलब होता है सिविल मामले होते हैं। ये धीरे धीरे आपको समझ में आएंगे, दो तरह के मामले होते हैं, एक दीवानी मामले और एक फौजदारी मामले। दीवानी मामलों को हम कहते हैं सिविल मैटर्स और फौजदारी मामलों को हम कहते हैं क्रिमिनल मैटर्स। सिविल मामलों का मतलब सिंपल सा क्या हो गया, शादी विवाह संबंधी कोई मामले हो गए या छोटे मोटे कोई अपराध हो गए बिल्कुल, जिस पर आपको कोई इस प्रकार के सीवियर दंड नहीं मिलते हैं, तो वो सिविल मामले होते हैं। टैक्स संबंधी कोई चोरी का मामला हो गया, कोई टैक्स नहीं देने का मामला हो गया, इस प्रकार के मामले वो आते हैं दीवानी न्याय के अंतर्गत सिविल मामले। और फौजदारी वो आते हैं क्रिमिनल टाइप के ऑफेंस। अब देखो यहाँ हो क्या, आप समझिएगा ध्यान से, दीवानी शक्ति में ये तीनों चीजें आ गई और ये तीनों की तीनों चीजें क्या है, पैसों से संबंधित है। तो ये जो तीनों पावर थे, ये तीनों पावर किसके पास थे, ये थे आपके ब्रिटिश कंपनी के पास। किसके पास है, ब्रिटिश कंपनी के पास। तो देखिए संसाधन किसके पास आ गए, ब्रिटिश कंपनी के पास। और ये जो प्रशासनिक शक्ति है उसको देख कौन रहा है, नवाब। लेकिन नवाब क्या है, औपचारिक प्रमुख है। वास्तव में काम कौन कर रहा है, यहां पर भी वास्तव में यहां काम कर रहा है उपनवाब, जो वास्तविक प्रमुख है। आप इसको इस संदर्भ में देख सकते हो, हमारे यहाँ पर जो पॉलिटिकल सेटअप है उसमें प्रमुख के रूप में तो राष्ट्रपति है, लेकिन वास्तव में काम कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। तो ठीक वही सिचुएशन है, नवाब है सीट पर लेकिन वो औपचारिक है, उपनवाब है वो वास्तविक है। लेकिन जिम्मेदारी सारी किस पर है, जनता किससे जवाब करेगी, नवाब से करेगी। यहां प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को उस रूप में मत लेना, क्योंकि यहां पर तो चूंकि प्रधानमंत्री को जनता चुन रही है तो वो सवाल तो प्रधानमंत्री से करेगी। लेकिन आप इसको समझिए एक बार मैं क्या बताना चाह रहा हूं, नवाब औपचारिक, उपनवाब वास्तविक। लेकिन जब जनता सवाल जवाब करेगी तो किससे करेगी, नवाब से करेगी, कोई दिक्कत होगी तो काम सारा ये कर रहा है, सवाल जवाब इसको पूछे जा रहे हैं। और मजे की बात देखिए, ये जो उपनवाब है वो उपनवाब भी ऐसा है जो इसकी अनुशंसा से नहीं लगा है। मान लो सपोज करो नवाब अपने हिसाब से उपनवाब लगाए तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, कम से कम वो इसको ध्यान में रखते हुए काम करेगा। इस उपनवाब की नियुक्ति भी कौन कर रहा है, इस उपनवाब की नियुक्ति भी हो रही है ब्रिटिश कंपनी की अनुशंसा पर। वो रिकमेंड करेगी ब्रिटिश कंपनी की अनुशंसा पर। तो इस उपनवाब की नियुक्ति भी ब्रिटिश कंपनी की अनुशंसा पर। देखिए सब कुछ ब्रिटेन के पास आ गया, पैसों का अधिकार तो उसने सीधा सीधा प्राप्त कर लिया, और प्रशासनिक शक्ति के रूप में भी जिम्मेदारी सारी डाल दी किस पर, नवाब पर। और उपनवाब जो प्रशासनिक शक्ति का यूज ले रहा है वो उपनवाब भी किसका आदमी है, ब्रिटेन का ही आदमी है, यानी कंपनी का ही आदमी है। तो ये एक बड़ी विचित्र व्यवस्था थी, ठीक है। इस विचित्र व्यवस्था ने एक तरह से बंगाल की खुली लूट को आरंभ कर दिया। अब आप समझ गए होंगे, मैंने बताया था कि हम जब हिस्ट्री में दो घटनाएं पढ़ेंगे, उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद, तो अब आप बिल्कुल उपनिवेशवाद की जो इनिशियल फेज है वहां आप पहुंच चुके हो। मैंने ये जो सारे इवेंट ट्रेंड्स जो भी बताए हैं वो सिर्फ इसलिए बताए ताकि आप समझ सको कि ब्रिटिश कंपनी किस प्रकार से भारत पर अपने नियंत्रण को स्थापित कर रही थी और किस प्रकार से उसने भारत पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। अब आगे की हिस्ट्री जो आप पूरी पढ़ोगे, मेन तो 1757 प्लासी का युद्ध है, तो 1757 से आगे आप ऑनवर्ड पढ़ोगे तो लगभग 100 सालों तक आप पूरे के पूरे देखोगे कि उपनिवेशवाद सशक्त रूप से भारत पर स्थापित किया जा रहा है, यानी एक तरह से भारत को बहुत मजबूती से गुलाम बनाया जा रहा है, ठीक है। वो पूरे चरण आपको पढ़ना है, वो हम डिटेल में देखेंगे। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो मैंने यहाँ लिख दी, एक लाइन में यहाँ पर और लिख देता हूं, उसको भी आप नोट कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पर यही लाइन लिखी है, ये जो पूरी व्यवस्था है आपके बंगाल में द्वैध शासन, इस व्यवस्था ने प्रशासन का संपूर्ण उत्तरदायित्व किस पर डाल दिया, नवाब पर, बता दिया ना, औपचारिक प्रमुख बना करके। जबकि वास्तविक शक्ति किसके पास रही, ब्रिटिश कंपनी के पास है। तो देखिए वास्तविक शक्ति ब्रिटिश कंपनी के पास ही है। तो ये सारा का सारा था प्लासी का युद्ध, बक्सर के युद्ध की पृष्ठभूमि, उसके क्या क्या परिणाम मिले, और अब हम इस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि अब भारत में कौन शासन कर रही है, ब्रिटिश कंपनी। और यहीं से आपके उपनिवेशवाद का दौर शुरू होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, उपनिवेशवाद को डिटेल में पढ़ेंगे। और राष्ट्रवाद क्या है, उपनिवेशवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया। तो अब पूरी मॉडर्न हिस्ट्री आपके इन्हीं दो घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी। तो ये जो मैंने इनिशियल में 4-5 लेक्चर बनाए हैं वो एक सामान्य समझ के लिए है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप इन लेक्चर को बहुत अच्छे से सुन रहे होंगे। कोई भी अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट के थ्रू पूछ लीजिए, सिर्फ अपने समझ को विकसित कीजिए। मैंने पहले ही बताया इस लेक्चर सीरीज का जो मूल उद्देश्य है वो एक समझ को विकसित करना है। अल्टीमेटली तो आपको सेल्फ स्टडी करनी ही करनी है, स्टैंडर्ड बुक से पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन जब आप इन टॉपिक्स को ढंग से पढ़ोगे तो आपकी एक समझ विकसित हो जाएगी कि हिस्ट्री को किस तरह से पढ़ा जाए। उसके बाद चीजों को पढ़ना, समझना, यहां तक कि आंसर राइटिंग करना आपके लिए बहुत आसान रहेगा। ओके, थैंक यू।